ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। 2021 का केंद्रीय बजट पेश होते ही देश भर के राजनीतिक गलियारे में इसका आकलन शुरू हो गया। झारखंड भी इसे छूता नहीं। एक तरफ जहां झारखंड बीजेपी इसे आत्मनिर्भर भारत का बजट बता रही है, दूसरी ओर झारखंड की सत्ता पक्ष बजट की खामियों को बताता हुआ आक्रामक भी नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट। अब डिविडेंड में भी शायद हिस्सेदारी सरकार लेने की तैयारी कर रखी है। पेट्रोल डीजल में तो शेष बढ़ ही गया। इस संकट की घड़ी में भी देशवासियों के ऊपर कुछ भी बोझ भारत सरकार ने नहीं डाला। इस वर्ष भी इन्होंने अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए यथासंभव प्रयास किया है। आप सबको जानते हैं कि जनजाति समाज के लिए इस बजट में विशेष रूप से प्रावधान किया गया। दुमका पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन ने आम बजट 2021 की खामियों को गिनवाते हुए आम बजट पर तंज कसा है। सीएम ने कहा कि डिविडेंड में हिस्सेदारी और पेट्रोल डीजल में शेष के प्रावधान से आम जनता की परेशानी ही बढ़ेगी। साथ ही बार बार उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के जिक्र करने को भी हास्यास्पद बताया। बता दें कि बजट से पहले सीएम हेमंत सोरेन ने कई तरह से सुझाव दिए थे जो झारखंड के हित में हो सकते थे, लेकिन बजट में ऐसा कुछ नहीं होने से सीएम हेमंत भी नाराज नजर आए। वहीं कांग्रेस ने भी बजट में कई खामियां गिनवाई और सवाल खड़े किए। बजट में जो मुझे पता चला है कि अब नौकरी पेशा वालों की भी खैर नहीं। अब डिविडेंड में भी शायद हिस्सेदारी सरकार लेने की तैयारी कर रखी है। पेट्रोल डीजल में तो शेष बढ़ ही गया, 4 रुपए तक बढ़ गए। गरीबों का जो मनरेगा है उसमें तो कोई बदलाव नहीं। आत्मनिर्भर भारत इतनी बार बोला गया है कि अब वो आत्म बेचो भारत सा हो गया है। हमें लगता है कि मूल रूप से जो ये चाहते हैं हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इन्होंने अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए यथासंभव प्रयास किया है। और जो प्रयास उनका आप देखेंगे तो मोटर पार्ट्स को लेकर के भी उन्होंने बात कही है। तो मोटर पार्ट्स अगर जो बाहर से आएंगे उस पर बढ़ा दिया है टैक्स। तो अगर मोटर पार्ट्स अब बाइक महंगी होगी वो आम आदमी पर असर पड़ेगा। मोबाइल आप कहते हैं कि बगैर मोबाइल के आपको डीबीटी का पैसा नहीं पहुंचेगा, उसी पे मैसेज आता है, उसके लिए आपने बढ़ा दिया उसमें टैक्स। मोबाइल पर भी टैक्स पैसा खर्चा बढ़ जाएगा। तो आप करना क्या चाहते हैं ये तो बताइए। आप सोना जो बड़े लोगों की पसंद होती है उसको सस्ता करवा दीजिएगा। तो ये सब लोग सोना नहीं खाएंगे, ये लोग अन्न खाएंगे और अन्नदाता दुखी है। इसलिए पहले तो आपको बजट पेश करने से पहले किसानों से माफी मांगनी चाहिए थी, जो आपने नहीं किया है। इस बजट का कोई मतलब नहीं है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र ने कोरोना काल में आम जनता पर अतिरिक्त कर का भार नहीं पड़ने दिया। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बजट में झारखंड के लिए किए गए प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया। कि लोग बिल्कुल डरे हुए थे कि पता नहीं कि भारत सरकार इस कोरोना के काल में कौन सा किस क्षेत्र में टैक्स लगा देंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि इस संकट की घड़ी में भी देशवासियों के ऊपर कुछ भी बोझ भारत सरकार ने नहीं डाला। तो मैं कह सकता हूं कि बजट काफ़ी अच्छे थे। झारखंड का संदर्भ अगर आप बात करें तो झारखंड के संदर्भ में आप सबको जानते हैं कि जनजाति समाज के लिए इस बजट में विशेष रूप से प्रावधान किया गया। स्टैंड अप योजना के तहत विशेष रूप से प्रावधान किया गया। आप सबको जानते हैं हेल्थ सेक्टर के संदर्भ में जब बात होती है तो हमारा देवघर का एम्स बेहतर ढंग से और अच्छे ढंग से वहां पर
बने, इसके लिए भी केंद्र की सरकार ने विशेष रूप से इसमें बजट में प्रावधान किया है। इतना ही नहीं मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर स्टील सेक्टर है, स्टील सेक्टर में जब कस्टम ड्यूटी कम होगा तो वहां के जो स्थानीय उद्योग हैं, एमएसएमई के लोग से बढ़कर के इस बजट में राज्य सरकारों के लिए अतिरिक्त सहयोग देने का प्रावधान किया गया है। उसके लिए अलग से धनराशि मुहैया की गई है। बहरहाल आम बजट 2021 से लोगों को काफी उम्मीदें थी, जिस पर काफी कार्य किया गया है, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसी मांगे हैं जो वर्ष 2021-22 के बजट से पूरी नहीं हो सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो आम बजट पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आपने देखी कि किस तरह मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं, कहीं खुशी तो कहीं गम। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीपक प्रकाश जी। आपका स्वागत है दीपक प्रकाश जी। बजट कैसा रहा झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, अगर आपसे पूछें तो इस बजट को कैसा देख रहे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। बहन आसिया और न्यूज 11 के माध्यम से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को मैं अपनी ओर से, झारखंड प्रदेश की ओर से बधाई और अभिनंदन करना चाहता हूं जी। उनको आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि विपरीत परिस्थितियों में, आप सब कोई जानते हैं महामारी का कालखंड में विपरीत परिस्थिति में जिस प्रकार से ऐतिहासिक बजट पेश करके देश की जनता के हित में बजट बनाने का काम किया, और हम कह सकते हैं आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना है उसके प्रति प्रतिबद्धता इस बजट में देखने का अवसर मिला। इस बजट के माध्यम से हम कह सकते हैं कि एक समावेशी विकास, और समावेशी विकास केवल समाज के सभी अंगों के लिए और साथ साथ पूरे देश के सभी क्षेत्रों के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। हम कह सकते हैं कि इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस सेक्टर, किसानों के एग्रीकल्चर सेक्टर, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हेल्थ सेक्टर पर भी बहुत जबरदस्त ध्यान दिया गया है। कि आपको सब कोई जानते हैं कि देश और दुनिया में आज महामारी के कारण हम सब कोई संकट में थे, अचानक आपदा आई, लेकिन इस आपदा में भी भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में इस लड़ाई का नेतृत्व करने का काम किया, और केवल देश ही नहीं बल्कि दुनिया भी लोहा मानती है नरेंद्र मोदी जी के। इसलिए हेल्थ सेक्टर पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी और हेल्थ सेक्टर में भी। हेल्थ सेक्टर में आप सब जानते हैं कि 36,000 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन पर खर्च किए गए। आपको बड़े ये पहला देश का पहला बजट होगा जिस बजट में गांव और निर्धन जो जिसको बहुत अति आवश्यक जो लोग हैं, जो बीमारी से ग्रसित हैं, उसके लिए ब्लॉक स्तर पर क्रिटिकल केयर, जो क्रिटिकल बीमारियां हैं उसके केयर के लिए हॉस्पिटल्स और केंद्र खोलने का प्रावधान किया गया। नहीं 767 ऐसे जिलों में, 600 ऐसे जिलों में, 700 पूरे देश में 767 जिले हैं, उसमें 612 जिलों में हेल्थ सेक्टर के लिए जो गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं उनके लिए भी प्रत्येक जिले में उपचार की व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया है। यह कैसा बजट है? ऐसा बजट शायद बने हम लोग, और ये भी बजट ऐसा इतना प्रो डेवलपमेंट बजट, और किसी व्यक्ति पर टैक्स का भार नहीं पड़ना, ये अपने आप में अनोखा है मेरी बहन सोफिया। दीपक जी, लेकिन सेस तो बहुत चीजों में लगाया गया है, क्या उसका भार पड़ेगा आम आदमी पर, आम लोगों पर? कभी भी नहीं पड़ेगा। आम आदमी पर कोई भी किसी प्रकार के टैक्स का बोझ नहीं पड़ेगा, ये स्पष्ट है इस बजट पे जी। और आप ये मानकर चलिए कि कोई अलग से इनकम टैक्स के स्लैब में भी कोई भार नहीं दिया गया। और तो और जिसको हम बुजुर्ग मानते हैं, जो हमारे लिए ईश्वर के दूसरे रूप में, हमारे अभिभावक 75 वर्ष के लोग जिनको पेंशन मिलते थे, उनको ITR से, इनकम टैक्स रिटर्न से छूट दी गई है। ये है प्रधानमंत्री जी का संकल्प। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए
जहां पर हम कह सकते हैं एमएसएमई के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा उनका योगदान इस बजट में दिख रहा है। झारखंड का परिप्रेक्ष्य में मेरी बहन आपने पूछा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। सच में इस पूरे बजट को आप देखिएगा तो 2-3 सेक्टर बड़ा, जो हमारे यहाँ ट्राइबल सोसाइटी है वो आज शिक्षा से अछूता है, अलग है जी। और जिसके कारण हम वो समाज में पिछड़ सके हैं। इसके लिए 767 स्थानों पर एकलव्य विद्यालय खुलने का काम किया जा रहा है। झारखंड के हिस्से में कितने आएंगे दीपक जी? बुनियादी बच्चों के बुनियादी शिक्षा के लिए, सुविधा के लिए ये स्वाभाविक है। झारखंड में ऐसे कुल मिलाकर हमको लगता है, जो अभी तक मेरे पास डाटा नहीं आया है, लेकिन 40 से 44 के बीच में आने वाले हैं जी। और वो डाटा आएंगे तो और इस चीजें स्पष्ट मैं कर दूंगा। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ट्राइबल बेस, और उतना ही नहीं, हमारी बहनें जो आदिवासी बहनें हैं उनके रोजगार के सृजन करने के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। आप थोड़ा और इससे अलग हट करके जाइए। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे पूर्वज चले गए, झारखंड से उनका संबंध रहा है, आज भी झारखंड से संबंध है, लोग आ जाते हैं प्रवासी मजदूर के रूप में असम में चाय के बागान में काम करने के लिए। उनके श्रमिकों के लिए भी विशेष रूप से इस बजट में प्रावधान किया गया है। इससे स्पष्ट है कि झारखंड के जो हमारे भाई बहन जो असम में काम करने के लिए गए थे, जो पिछड़े थे, जो उनको आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हो गए थे, वैसे लोगों पर भी विशेष ध्यान देने की काम इस राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार ने किया है। अद्भुत। दीपक जी, अलग अलग जिलों से हमारे साथ चेंबर के भी सदस्य जुड़े थे। दीपक जी, जीएसटी पर थोड़ी सी निराशा है उन्हें। ये उम्मीदें थी कि जीएसटी का सरलीकरण होगा, 6% या 12% के स्लैब में रखा जाएगा, लेकिन ये सरलीकरण नहीं हुआ, जिससे व्यापारी काफी परेशान है। उनका फिर से एक बार वही सवाल है कि हम कागज और पत्रों में उलझे रह जाएंगे। इसका सरलीकरण होना चाहिए ताकि जो छोटे व्यापारी हैं उन्हें भी लाभ मिल सके। देखिए आसिया, आप मेरी बहन जैसी हैं जी। सच ये है कि उनको घबराने की जरूरत नहीं है। जो इस प्रकार के चिंतित लोग हैं उनसे मैं आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं। मोदी जी की सरकार है, न्यायपूर्ण विचार करते हुए उनके बातों को ध्यान में रखा गया है। उसको थोड़ा और समझने के लिए मैं नहीं कहना चाहता हूं, जीएसटी को सरल प्रक्रिया बनाया जाएगा, ये इस बजट में इस बात का उल्लेख किया गया है जी। और उतना ही नहीं है, अब तो मैं यहां भी कहना चाहता हूं, देखिए जहां तक स्टील सेक्टर के, जिस प्रकार स्टील सेक्टर में दाम बढ़ा है स्टील का, जिसके कारण एमएसएमई का जो उद्योग था, छोटे छोटे उद्योग था, उसको आघात लगा था। अब क्या है, सरकार ने कितना अच्छा काम किया, कस्टम ड्यूटी कम कर दिया, अब स्टील का दाम कम होगा। अब स्टील का दाम कम होगा तो एमएसएमई में जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, रोजगार का सृजन होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भी विशेष रूप से दिया गया, और झारखंड स्टील और स्टील प्रोडक्शन का हब है, इसलिए उस झारखंड को लाभ मिलने वाला है। उतना ही नहीं, आप जानते हैं हमारे बगल में झारखंड के एक घाटशिला और मौसाबनी में तांबा का वहां पर भंडार है, लेकिन हाल के दिनों में तांबा के जो संपदा है उसका उपयोग नहीं किया जा रहा था क्योंकि दाम ज्यादा बढ़ गया था। इसलिए उसमें भी कस्टम की ड्यूटी कम की गई है, और कस्टम की ड्यूटी करके तांबा की कीमत को कम करके उसके मांग को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। कितना अच्छा इस राज्य की सरकार को, केंद्र की सरकार को देखिए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मेरा आग्रह और निवेदन भी है आपके माध्यम से राज्य सरकार से जी। राज्य की सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार है। इस बजट में राज्य सरकार को अतिरिक्त, सभी राज्य सरकारों को अतिरिक्त वित्तीय सुविधा देने का प्रावधान किया गया है। अब राज्य सरकार की भी चाहत होनी चाहिए कि केंद्र सरकार की योजनाएं को हम कैसे अधिक से अधिक अपने राज्य में लें, और जो आवश्यक, जिनको नितांत आवश्यक लोग हैं उनके पास हम पहुंचाने का काम करें। ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन दुर्भाग्य से राज्य सरकार अपनी जिम्मेवारी को अब तक तो नहीं ले पाई है। मुझे विश्वास है कि आगे जरूर लेगी। मैं मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं
उसको आप आग्रहपूर्वक लेने का काम करें और झारखंड के निवासी को, नागरिकों को, लोगों की जो उम्मीद है कि केंद्र की सरकार जो योजना दे रही है वो जमीन तक पहुंचे, उसमें राज्य की सरकार सहयोग करे। दीपक जी, मेट्रो झारखंड में नहीं है, इससे भी थोड़ा एक तबका नाखुश है। उम्मीदें थी कि झारखंड को बहुत कुछ मिले, मेट्रो पर भी ऐसे ट्रांसपोर्ट पर भी बहुत ज्यादा प्रावधान है इस बजट में, लेकिन झारखंड में नहीं है। ये थोड़ी निराशा हुई है। झारखंड के विकास में मेट्रो भी एक बहुत मददगार साबित होगा। अगर यहाँ मेट्रो की शुरुआत होती है तो आम लोगों के साथ साथ एक विकास का रास्ता बनता, रोजगार का जरिया बनता, लेकिन मेट्रो से झारखंड को अलग रखा गया है। नहीं, हम लोगों का भी प्रयास होना चाहिए कि वहां पर जहां पर जरूरत हो, आवश्यकता हो, तो मेट्रो का, रेल की परियोजना वहां पर लगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वर्तमान राज्य की सरकार है, स्मार्ट सिटी केंद्र की सरकार की योजना है और उस योजना को राज्य की सरकार अभी तक नहीं उतार पाई है 1 साल में। और तो और जो स्मार्ट सिटी की जो मुख्य अवधारणा है, ढांचा है, उसको राज्य सरकार बदलना चाहती है। आप उतना ही चले जाइए, आप जहां पर न्यूज 11 का ऑफिस है उसके बगल में ही हम लोग फ्लाईओवर बनाने का प्रावधान पिछली सरकार, केंद्र सरकार के सहयोग से करना चाहती थी। रांची में 3 स्थानों पर फ्लाईओवर बनाने की बात आई थी। केंद्र सरकार पूरी तरह से सहयोग देने के लिए तैयार थी और सहयोग दी भी थी, लेकिन वर्तमान राज्य की सरकार फायदा नहीं ले पाई। तो केंद्र सरकार की जो पहले से योजनाएं हैं, उन योजनाओं को तो पहले राज्य की सरकार जमीनी सतह पर उतारने का काम करे, फिर मेट्रो रेल भी मिलेगा। प्रधानमंत्री जी मेट्रो देने में देर नहीं करेंगे। जो लंबित परियोजनाएं हैं केंद्र सरकार की, चाहे वो सिंचाई के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, फ्लाईओवर के क्षेत्र में, उसको स्मार्ट सिटी के क्षेत्र में, तो उन चीजों को राज्य की सरकार की जिम्मेवारी है कि पहले जो परियोजनाएं हैं उसको, लंबित परियोजनाओं को पूरा करें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि लंबित परियोजनाएं जो जमीन पर उतरेगी तो हम सब लोग मिलकर के मेट्रो के बारे में भी विचार करेंगे। चलिए दीपक जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी भी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि बजट बहुत अच्छा है और इस कोविड काल में इससे बेहतर बजट नहीं आ सकता था। क्या प्रतिक्रिया आपकी? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कोशिश करेंगे कि उनसे संपर्क हो और उनकी प्रतिक्रिया भी लें। जहां दीपक प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस बजट को बहुत अच्छा बजट बता रहे हैं, वही हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी। आपका स्वागत है। अगर आप तक आवाज जा रही है तो इस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दें। आप सब जानते हैं कि जिस तरह से बजट जो पेश हुआ है वो कहीं न कहीं देश की जनता को धोखा देने वाला हुआ है। पिछले 6 वर्षों से जो बजट की प्रक्रिया चल रही है वो आप लोगों ने देखा है किस तरह से देश बर्बादी के कगार पे है, किस तरह से अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। और हम समझते हैं हर बार आदरणीय निर्मला सीतारमण जी इसी तरह की बातें करती है और चंद पूंजीपतियों के लिए सोच करके उसको केंद्र बिंदु में रख करके काम करती हैं। उन पर किसका दबाव है ये तो मैं नहीं कह सकता, या खुद इसमें वो रुचि रखती हैं। लेकिन हमने जो देखा है, आज जो समझा है, ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जो बजट है वो बोगस है और वो सिर्फ पूंजीपतियों को केंद्र बिंदु में रख करके बनाया गया है। दीपक जी तो ऐसा नहीं मान तो रहे। चंद पूंजीपति। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि बजट बहुत अच्छा है और इस कोविड काल में इससे बेहतरीन बजट नहीं आ सकता था। बजट बहुत अच्छा है, इससे देश का विकास होगा, आम लोगों के लिए भी बेहतर बजट है क्योंकि कोई अलग से टैक्स नहीं लगाया गया है। नहीं, देखिए, टैक्स लगाया नहीं गया है, ना ही टैक्स में कोई छूट दी गई है। सेस लगाया गया है पेट्रोल और डीजल
को लेकर के 4 रुपया और 2.5 रुपया पर, जो कहीं ना कहीं किसानों को ये बताने की कोशिश की गई है कि जो ट्रैक्टर से आप रैली निकालते हो उसको भी निकालना हम मुश्किल कर देंगे। किसान जो लेकिन ट्रैक्टर इसका में डीजल बोझ तो भरवाता आम है, लोगों जो पर खेती नहीं करता पड़ेगा। है डीजल से, उस पर सेस लगाया गया है। ये भी कहा जा रहा है इस एग्रीकल्चर सेस का असर आम ये लोगों देखिए, की जेब पर नहीं पड़ेगा। यही तो कहना गलत है, यही आंख में धूल झोंकने वाली बात है। और कंपनी अपने घर से लाके जमा करेगी क्या? भारत सरकार उसको कोई पैकेज दे रही है क्या? क्या लोग समझाते हैं और किस तरह की अंधी बातें करते हैं? आप समझिए दीपक जी, आप बोल रहे थे 2.5 रुपया और इसका 4 असर रुपया नहीं टैक्स पड़ेगा लगाए, आम लोगों सेस की लगाए। जेब पर, आप बताइए। मैं राजेश जी हमारे मित्र हैं, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, स्वाभाविक है कांग्रेस की बातों को नहीं रखेंगे तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ेगी। लेकिन मैं कुछ चीजों को उल्लेख करना चाहता हूं। एग्रीकल्चर के बारे में वो कुछ बोल रहे थे जी। मैं कुछ डाटा इनके सामने रखना चाहता हूं। राजेश जी थोड़ा साथी से, मेरे धैर्य से आप मेरी बात को सुनिएगा, मेरा आग्रह है, निवेदन भी है। आप मेरे मित्र हैं, भाई हैं, और थोड़ा सब्रता से आप चीजों को गंभीरता से सुनिएगा। हम एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ बातों को रखना चाहते हैं थोड़ा। अब 2013-14 में गेहूं की खरीद की गई थी और वो कांग्रेस का समय था, 33,874 करोड़ रुपए किसानों को भुगतान किया गया था 2013-14 में। और 2019-20 में जो मोदी जी की सरकार थी, राजेश जी थोड़ा गंभीरता सुनिएगा, 62,802 करोड़ रुपए किसानों को भुगतान किया गया था। अब और थोड़ा और हम आगे ले जाना चाहते हैं, गेहूं तक आपको सीमित नहीं रखना चाहते। आप जानते हैं कि चावल भी खाते हैं, तो धान का भी बारे में आपको बता दें हम। 2013-14 में धान 63,928 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था किसानों की खरीद पर। अब 2019-20 में कितना हो गया? 1,41,000 करोड़ तो आप किसानों को भुगतान किया गया। अब इस अवधि में, अभी कोरोना का कालखंड में 172 करोड़ रुपया किसानों को भुगतान किया गया धान पर। अब आइए थोड़ा दलहन पर भी हम आपको बता देते हैं। 2013-14 में 236 करोड़ रुपए किसानों को भुगतान किया गया था दलहन के संदर्भ में। अब 2019-20 में 8,295 करोड़ रुपए किसानों को भुगतान किया गया दलहन में। और अब तक ये राशि 10,235 करोड़ रुपए किसानों को भुगतान कर दिया गया 2021-22 के संदर्भ में अगर चर्चा की जाए। कहां से कांग्रेस के लोग? अरे सरकार की उपलब्धियों से, मोदी जी के नेतृत्व से देश नहीं दुनिया मान रहा है, और कांग्रेसियों के छाती पर सांप लौट रहा है, सांप। पूरा देश आज जय जयकार कर रहा है इस बजट को देख करके। लेकिन इनके कांग्रेस ऐसा छाती नहीं पर मानती है सांप दीपक लौट जी। रहा है। राजेश जी, इसलिए आपने सुना जो इनको जब जनता ने दीपक जी जनादेश कह रहे हैं, दिया और था, तो इनके ये कहना है पूरा इनके देश जय कार्यकाल जयकार में कर रहा है इस बजट में, इससे अच्छा बजट हो ही नहीं सकता। अंधे को सब हरा ही हरा नजर आता है। सावन के अंधे को सब हरा ही हरा नजर आता है। आदरणीय दीपक प्रकाश जी को अभी तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में भेजा है। तो अगर वो निर्मला सीतारमण जी द्वारा दिया गया आंकड़ा सही ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो फिर फायदा क्या उनको राज्यसभा में भेजने का? बोलना स्वाभाविक है। तो इनको यही बातें समझ में आती कि कांग्रेसियों के छाती पे सांप लौट रहा है। अरे आप उसको मत देखिए, कांग्रेसियों के लिए क्या हो रहा है, आप देश को देखिए, देश को केंद्र बिंदु में रखिए। सिर्फ अडानी अंबानी पूंजीपतियों के लिए मत काम कीजिए, हमारा यही कहना है। आप पूरा देश खा के बेच करके खाने के चक्कर में लगे हुए हैं। तमाम जो हमने औद्योगिक इकाइयां स्थापित की थी, गेल भेल सेल, सबको आप बेच के खाने में लगे हो और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आपने किया क्या पिछले 6 वर्षों में? तमाम वैसे जो उपक्रम भारत सरकार के अर्ध सरकारी जो उपक्रम थे उनको बेच करके अब तो आप LIC तक पर आ गए। जनता के आप ऐसे बात कर रहे हैं कि 75 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति को पेंशन का
पेंशन पे और ITR से जो छूट बैंक है। से ब्याज आएगा उस पर रिटर्न नहीं भरना राजेश होगा। जी, अच्छे बजट के अरे लिए साहब, आप फटाके क्या फूट बात रहे कर रहे हैं? देश में कितने लोगों की नौकरी आपने छोड़ी है? दिल्ली में सभी सरकारी उपक्रम बंद करने जा रहे हैं। अब किसके पेंशन की बात कर रहे हैं? जिंदा रहेगा तभी तो टैक्स भरेगा या नहीं भरेगा। हालत तो यह है कि आम आदमी आज मरने को मजबूर है। और आप अब देखिए, निर्मला सीतारमन जी जितना अच्छा से बोली है, वो बताने के लिए इनको यहाँ पे कहा गया है, तो निश्चित रूप से वो बोलेंगे। बहुत उनके पास आंकड़े हैं, क्योंकि आंकड़ों की बाजीगरी में इनसे कोई जीतने वाला नहीं है। आंकड़े दिखा दिखा के सारा बताते हैं कि सब पूरा देश हंस रहा है, पूरा देश, अरे देश हंस रहा है आपके कृत्यों पर और आपके कार्यशैली पर। आप सोच रहे हैं खुशी के बारे में हंस रहा है, तो ये तो नजरिया है देखने का। आप जरा बाजार में जाइए। दीपक प्रकाश जी अभी रांची के सड़कों पे नहीं होंगे, शायद बाहर होंगे, इसलिए इनको पता नहीं है। दिल्ली के चकाचौंध में इस तरह की बातें बोलते हैं लोग, लेकिन हकीकत ये है कि आम आदमी को कुछ नहीं मिला है। आम आदमी रो रहा है। आम आदमी को एक टैक्स में छोटी सी स्लैब में छूट दी जाती थी, वो तक नहीं दी गई। आकर रहते हैं तो उसी की चकाचौंध में पॉलिसी बनाते थे क्या कांग्रेस के लोग? नहीं, अब आपको समझ में आ रही है क्या बात? चलिए, तो कांग्रेस के आका दिल्ली में नहीं रहते हैं क्या? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं कि आप आइए रांची तो आपको पता लगेगा, जब आस पड़ोस के लोग बताएंगे कि क्या क्या इस बजट में है। हाँ, मैं मिलूंगा, मैं बताऊंगा क्या मिला है। हम तो झारखंडी आदमी है, सदान आदमी है, काहे इतना आप राजेश जी को सारे हम पर? हम कहा कह रहे हैं, आप क्यों इतना चिंतित हो गए कि आप झारखंडी झारखंडी नहीं है, आप सदान नहीं है। अगर आपको ये बताने की जरूरत पड़ रही है तो ये झारखंड का दुर्भाग्य है। आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, आप राज्यसभा के सांसद हैं, कुछ आप बजट सदान के हैं, ऐसे बुलेट्स आप बताइए कुछ हैं। जो झारखंड वासियों को जिन पर खुश होना चाहिए। विरोधी सरकार थी, क्यों महिला विरोधी सरकार? आज की सरकार आदिवासी और महिला विरोधी है राज्य की सरकार। थोड़ा वहां समझाइए ना। आप जहां पर बैठे हुए हैं स्टूडियो में, वहां से 1 किलोमीटर दूर है मुख्यमंत्री जी का आवास। थोड़ा वहां जाकर समझाइए कि राज्य की सरकार की हालत बहुत ही खराब है। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, राज्य के जो चेहरे हैं उस पर कई दाग लग रहे हैं महिलाओं के संदर्भ में। किस प्रकार से एक साल में 1600 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना घटी। रघुवर दास के समय में कानून व्यवस्था छात्रा जो शुरुआत पर नियंत्रण करे। पीड़ित छात्रा क्या आप बलात्कार पीड़िता के पिता को धक्का मार के भगाया जाता था, और इसीलिए इनको सरकार से धक्का मार के बाहर कर दिया गया झारखंड में। बजट से तो मुद्दा भटक रहा है ना दीपक जी। ऐसी चीजें इस बजट की बताइए जिस पर झारखंडियों को लगे कि उनके लिए भी इस बजट में है कुछ खास। वो चीजें बताइए जो राजेश जी सवाल उठा रहे हैं कि बजट में कुछ भी नहीं है, खासकर झारखंड के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो आप बताइए झारखंड के लिए क्या खास है? झारखंड में अभी चुनाव नहीं है मैडम, झारखंड में चुनाव नहीं है, इसलिए नहीं कुछ दिया है। बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, आसाम में चुनाव है। जब जहां चुनाव होता है पैकेज की घोषणा करते हैं। जी राजेश जी काहे परेशान है? थोड़ा शांत कीजिए। झारखंड को नहीं मिला इसलिए राजेश जी परेशान है। बताइए दीपक जी, क्या लगता है आपको झारखंड को क्या मिला? काहे गुस्से में है? मैं काहे गुस्से में हूँ? इसलिए गुस्से में है कि केंद्र की सरकार ने अच्छा बजट लाया। थोड़ा शांत से रहे, हमारी बात को सुने। लगातार बोले जा रहे कांग्रेस का सभ्यता कल्चर हम जानते हैं, इसलिए भी हम चाह रहे हैं कि थोड़ा शांत रहे। चलिए दीपक जी, लेकिन आपने तो उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि झारखंड के लिए क्या खास है। आप बताइए, तब तो राजेश जी भी संतुष्ट होंगे। झारखंड को सुनिए। जनजाति क्षेत्र में 750 एकलव्य विद्यालय की स्थापना हुई। ट्राइबल कहाँ रहता है? झारखंड में रहता है कि नहीं रहता है? उसके बुनियादी ढांचे को ठीक करने का काम उसमें उल्लेख है। उतना ही नहीं है, प्रवासी मजदूरों के लिए खाद्य योजना लाया गया है। झारखंड में सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर थे, उनको खाने के लिए। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं, जो हमारी बहनें हैं, आदिवासी बहनें, उनको
रोजगार देने के इस बजट में प्रावधान किए गए हैं, रोजगार में इजाफा देने का प्रावधान किया गया। स्टील कहाँ पर है? देश और दुनिया सबको जानते हैं कि स्टील सेक्टर, स्टील कहाँ पर है, लोहा कहाँ होता है? भारत, झारखंड में होता है। उस पर कस्टम ड्यूटी कम करके स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने का काम किया, तो झारखंड के हित के लिए है कि नहीं? तांबा कहाँ है दुनिया में? भारतवर्ष में कहाँ तांबा मिलता है? तो झारखंड में मिलता है, झारखंड में मिलता है। तो झारखंड के में उसके कीमत को कम करने के लिए कस्टम ड्यूटी कम की गई है, ये झारखंड में है। और क्रिटिकल केयर यूनिट्स जो खुलेंगे पूरे जिले में, तो झारखंड के लगभग जितने 24 जिले हैं उसमें 20 जिले उसमें समाहित किए गए हैं। क्रिटिकल केयर जो प्रखंडों में जो प्राथमिक चिकित्सा का केंद्र जो और अच्छा बनेगा, उसको गंभीर बीमारियों का उपचार करेगा, वो झारखंड के जो 267 प्रखंड है उसमें लगभग 150 प्रखंड उसमें शामिल होंगे। तो ये बातों को समझना चाहिए उनको, और नहीं समझ पा रहे। राजेश जी से जवाब ले लेते हैं दीपक जी, क्योंकि अब वक्त भी नहीं है। राजेश जी, क्या संतुष्ट हुए आप? दीपक जी ने बताया कि देखिए झारखंड में क्या क्या चीजें मिल रही हैं। सुनिए, देखिए दुर्भाग्य यही है कि दीपक प्रकाश जी या अन्य बीजेपी के नेता हमेशा कांग्रेस को संतुष्ट करने में लगे रहते हैं। अपनी बातों से कांग्रेस को संतुष्ट करने से काम नहीं चलेगा। अगर आपने सचमुच में कहीं ठीक बजट पेश किया होता, पिछले 5 वर्षों में जो आपने बजट पेश किया डबल इंजन की सरकार ने, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिल करके, उसका नतीजा तो ये हुआ कि सड़क पर आपको जनता ने धकेल दिया, कहा कि नहीं ये सब बजट बेवकूफ बनाने वाला बजट नहीं चलेगा। और आप आज ये जो सुना रहे हैं कि ये इस मद में पैसा आ गया, उस मद में आ गया, अरे कम से कम इतना तो शर्म कीजिए कि झारखंड के आप नेता हैं, झारखंड के आप झारखंडी हैं, आप झारखंड के रहने वाले हैं, आपको बड़ा गौरव प्राप्त है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने का, आपको राज्यसभा सांसद होने का गौरव प्राप्त है, और उसके बाद केंद्र सरकार राज्य सरकार का पैसा काट लेती है, आपकी बोलती बंद हो जाती है। बकाया रघुवर दास के समय का पैसा अभी काटेंगे, इस समय तो किसी सांसद की बोली नहीं निकलती है। बजट में उसके लिए कोई बड़ी बात कहते तो एक बात समझ में आती है। अभी क्या हुआ? अचानक से बंगाल प्यार उमड़ पड़ा, अभी अचानक से आसाम प्यार उमड़ पड़ा, क्या हो गया अचानक से? क्योंकि वहां चुनाव है, और हमेशा चुनाव और चंद पूंजीपति मित्रों को देख करके बजट मत बनाइए, जनता को केंद्र बिंदु में रख के बजट बनाइए। जनता में पहले ही उत्साह खत्म हो चुका है, और इस बजट के आने के बाद तो समझिए कि उत्साह मर गया है। और जब आदरणीय तो दीपक जी, क्या वाकई ये चुनावी बजट था? क्या पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव, असम में होने वाले चुनाव, फायदा हुआ है बजट से और क्या नुकसान हुआ? झारखंड बिल्कुल अछूता रह गया। पहले कह रहे थे कि मेरी बहन, मेरी छोटी बहन पहले ये कह रहे थे कि इस बजट में कुछ नहीं है, अब कह रहे हैं कि चुनावी बजट है, लुभावना वाला बजट है। तो इनके बातों में विरोधाभास है कि नहीं? इसके मतलब इस बजट में कुछ है जी। और ये बजट में बहुत खास है। बंगाल में चुनाव ये हार रहे हैं ना, ये ममता दीदी, और ये ममता दीदी और ये मौसेरे भाई हैं। हम बीच में नहीं बोले कि कौन कौन चीज का मौसेरे भाई, लोग मौसेरे भाई हैं। इसलिए लेकिन सच ये है कि कांग्रेस की दुर्गति पूरे देश में है, और इस प्रकार के बजट का आलोचना करके अपने चेहरे और नकाब को उतारने का काम कांग्रेस कर रही है। इनकी दुर्गति और लिखी हुई है, क्योंकि सरसों में भूत है। कांग्रेस और कांग्रेसियों को समझना चाहिए कि जन भावनाओं के खिलाफ हम बात करेंगे, बोलेंगे, तो जनता और इनसे नाराज होगी। इनको ध्यान में रखना चाहिए। जो केंद्र की सरकार ने महामारी के समय में हर व्यक्ति की चिंता की है, उसके खिलाफ भी आप बोले। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में तनाव होता है तो पाकिस्तान के समर्थन में आप बोलते हैं। आप देश को टुकड़े टुकड़े वाले गैंग के साथ खड़े नजर आते हैं। भाई क्या है, कैसे चलेगा? इस प्रकार की राजनीति से आपका चेहरा उजागर हुआ है। इसीलिए कांग्रेस आज अपने चेहरे में जो दाग लगा है,
कांग्रेस का गौरवशाली इतिहास रहा होगा, लेकिन अभी जो वर्तमान कांग्रेस है उस कांग्रेस जनता की भावनाओं के खिलाफ विपरीत दिशा में काम करती है। इसके कारण जी आज ये परिस्थिति बनी है कि बजट छोड़ के सारी बातें कहिएगा दीपक बेचारे हो प्रकाश जी, गए हैं। आपके पास कहने को कुछ नहीं है। गांधी जी की अंतिम बजट वसीयत छोड़ के लिखी सारी थी, बातें कहिए आप। अंतिम वसीयत में ये क्योंकि लिखी आपको लगता है थी कि कि आजादी कांग्रेस के के बारे में साथ साथ बोल करके कांग्रेस को समाप्त आपको करना चलिए, चाहिए। आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। अब बजट आने वाले एक साल में नजर आएगा कि इस बजट में क्या खास था, देश की अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर ये बजट ला रहा है, उसका जवाब देना चलिए, चाहिए। वक्त की कमी है। राजेश जी और दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों का। हमारे साथ कुछ छात्राएं और महिलाएं भी जुड़ेंगी, उनसे हम बजट पर चर्चा करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बजट पर हम चर्चा कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ ऐसे लोग मौजूद हैं, जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगियों के साथ, जिनका सीधा ताल्लुक इस बजट के साथ है। छात्र छात्राएं हैं और इसके अलावा महिलाएं भी हैं। तो सबसे पहले बच्चों के पास चलते हैं। अरुण, आपके साथ स्टूडेंट्स हैं, उन्हें क्या उम्मीदें थी और क्या मिला इस बजट से? देखिए आसिया, हमारे साथ विभिन्न हायर एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, छात्र प्रतिनिधि हैं, अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए हैं और इनके नज़र में इन्होंने आज केंद्र सरकार का जो बजट पेश हुआ, मोदी सरकार का ये तीसरा बजट दूसरे कार्यकाल का, तो क्या कुछ इन्होंने इस बजट में अपना सोच रखा था और क्या कुछ उनको पाया है नहीं। सबसे पहले जेएमएम छात्र संगठन से समीर हैं। क्या समीर, क्या चाहत थी इस बजट से और कितना फुलफिल हुआ वो? देखिए, अभी तक तो यही समझ में आ रहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना जो अभी बीता है या वर्तमान में अभी कहीं कुछ है टीका आने से उम्मीद जगी है कि बीत जाएगा। हम लोग इसमें देखें कि शिक्षा लगभग पूरी तरीके से बंद हो गया। सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कुछ हुआ है कोरोना में तो शिक्षा हुआ है। लेकिन इस बजट में हमें उम्मीद थी कि कोरोना में डिजिटल एजुकेशन को लेकर के बात होनी चाहिए थी। ग्रामीण क्षेत्र में जो सरकारी स्कूल के छात्र हैं और भी जो ग्रामीण क्षेत्र से हायर एजुकेशन में जो छात्र हैं छात्राएं हैं, ना उनके पास गैजेट है, ना उनके पास इंटरनेट की व्यवस्था है। तो पूरी तरीके से देखा जाए तो शिक्षा उनका ठप हो चुका है। रही बात अभी 100 सैनिक स्कूल खोलने की बात सरकार कह रही है और एकलव्य स्कूल घोषणाएं तो बहुत होती है। पिछले बजट में घोषणा की गई थी कि 150 उच्चतर स्कूल शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे जो 2 मार्च 2021 में कंप्लीट हो जाएंगे, जो कहीं धरातल पे बुनियाद भी उसका नज़र नहीं आ रहा है। उसी तरह ये सैनिक स्कूल भी है और ये सरकारी उपक्रम होना चाहिए था, लेकिन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कही जा रही है। अब धीरे धीरे जो इस सरकार का मंशा रहा है हर चीज़ पे निजीकरण थोपना, उसी पर अग्रसर है ये सरकार। मतलब एजुकेशन के क्षेत्र को भी निजीकरण में शामिल करना। देखिए ये आरोप आयसू के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संगठन के हैं। क्या आपकी क्या अपेक्षा थी इस बजट से और क्या छात्रों के हित का है ये बजट? हाँ, ये बिल्कुल छात्रों के हित में है, क्योंकि पिछले साल जिस तरह से महामारी रहा कोरोना काल में, उसके बाद फिर से ढांचा तय करना किसी भी संभव काम, इतना आसानी काम ये नहीं था। लेकिन फिर भी मोदी सरकार और निर्मला सीतारमन ने जो बजट पेश किया वो काफ़ी छात्रों के हित में है। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की भी इसमें योजना है, तो इससे हमें देखने को मिलता है। और शिक्षा से संबंधित लोअर क्लास की भी शिक्षा हो या हायर क्लास की शिक्षा, वो सभी पे ध्यान रखा गया है और इससे हमें ये पता चलता है कि सरकार की मंशा साफ है कि शिक्षा को बढ़ावा देगी। देखिए, इनका ये मानना है कि शिक्षा का सरकार का मंशा साफ है। एनएसयूआई के भी हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है, क्या बजट में चाहत थी हायर एजुकेशन को लेकर, उस तरह की बजट है इस बार की? सर, बजट में तो बहुत हम लोग की अपेक्षा थी। स्टूडेंट्स हैं हम लोग और स्टूडेंट्स के प्रतिनिधित्व करते हैं, मगर ये सरकार सिर्फ इनका जो बजट होता है ना, ये हजारों करोड़ में होता है, जो कि एक स्टूडेंट को समझ में हमको नहीं लगता कि किसी को भी आएगा। ये किसी भी चीज़ 50,000 करोड़, 40,000 करोड़, 20,000 करोड़, मतलब ये सिर्फ करोड़ में घोषणा करते हैं। इनका कोई भी घोषणा अभी तक धरातल पर नहीं आया है। पिछले 7 साल से ये सरकार में है, इनका एक भी घोषणा अभी तक धरती पे नहीं आया है। आप एक ही बात पकड़ लीजिए सर कि अभी हम लोग कोरोना महामारी से निकले हैं, तो हर एक जो
रोज कमाने खाने वाला आदमी है, कुछ कुछ सेविंग करके चाहता है कि हम कहीं LIC में निवेश करें जो बच्चों को आगे चल के उनका भविष्य बनाएगा। आप देखिए 49 से बढ़ा के 74% FDI उनका LIC में FDI हो रहा है जी। अब बताइए कि एक आम नागरिक तो अपना वो भी जीवन जो उनका जो सुरक्षित रखते थे वो भी खत्म हो गया। इसमें अब फॉरेन इन्वेस्टर आ जाएंगे, उनके हिसाब से चलेगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगले 1-2 बजट के बाद हम लोग अगर इनकी सरकार रही तो ये लिखेंगे भारत सरकार प्राइवेट लिमिटेड। ये होना बहुत लाजमी हमको लग रहा है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ वही दिख रहा है, ये पूरे के पूरी हर चीज में वही दिख रहा है, इनका कहीं भी कुछ नहीं है। चलिए अरुण लौटेंगे आपके पास। महिलाएं भी खड़ी हैं जो घर की वित्त मंत्री होती हैं, उनके पास चलते हैं। अनि आपके साथ महिलाएं हैं, ये घर की वित्त मंत्री होती हैं। केंद्र की वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है, क्या ये जो मेकर्स हैं, घर की वित्त मंत्री हैं, वो पसंद कर रही है इस बजट को? बिल्कुल आशा, स्टूडेंट भी हैं और महिलाएं भी हैं। कहते हैं कि महिलाएं जो है, इधर आ जाइए थोड़ा सा, कि घर की वित्त मंत्री हैं, तो आप कितनी खुश हैं एक औरत होने के नाते आज के बजट? बजट तो बहुत ही अच्छा रहा। बीइंग महिला, मैं माननीय वित्त मंत्री सीतारमन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा बजट की हैं। हमारा रसोई का ध्यान दी है और हमारे रसोई पे क्या ध्यान है? किसी चीज का रेट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। जो जरूरी सामान है उसका रेट जो होना चाहिए वही रहा। उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं के स्वास्थ्य की ओर बहुत ध्यान दिया गया है। मातृत्व के समय उनको जो जरूरत है उसके लिए बहुत ध्यान दिया गया है। इवन कि रात में जो काम करने वाली महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा की ओर ध्यान दिया गया है। स्किल्ड भारत के तहत, आत्मनिर्भर के तहत महिलाओं के रोजगार को बढ़ाने में, उनको स्किल करने में बहुत ध्यान दिया गया है। तो सब कुछ देखते हुए ऐसा लगता है कि निर्मला सीतारमन जी ने बहुत ही महिलाओं का ध्यान रखते हुए बहुत अच्छा बजट पेश किया है। क्या कमी रही है? आप स्टूडेंट हैं, क्या कहना चाहेंगी? अभी तो घर संभालने की जगह पे आप नहीं पहुंचे हैं, लेकिन एक युवा होने के नाते क्या आपको कमी लगी बजट में, जो महिलाओं के लिए खासकर? हर बजट में प्रोज और कॉन्स जरूर होते हैं, लेकिन जैसे निर्मला सीतारमन ने बोला था कि कोरोना काल के बाद ये एक ऐसा बजट पेश किया जाएगा जो पहले इंडिया ने कभी नहीं देखा होगा, और ये बिल्कुल ऐसा है। पर कमी की अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से एजुकेशन सेक्टर पे इतनी नहीं ध्यान दी गई। ठीक है, 100 सैनिक स्कूल खुले, लद्दाख में कॉलेज खुला, बट मेरे हिसाब से एजुकेशन अगर बढ़ेगा तो पूरा देश बढ़ेगा, क्योंकि एजुकेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट। और बाकी तो हेल्थ सेक्टर पे काफी अच्छा काम किया गया है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस बजट से हम काफी खुश हैं। शिक्षा में आशिया ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला है, ऐसा लग रहा है जो स्टूडेंट से, कि कुछ ऐसी न्यूज नहीं आई जिससे देखकर लगे कि हाँ हमारे लिए कुछ अच्छी चीज हो रही है। एक और महिला है, उनसे भी हम बात करते हैं, वो भी अपना घर संभालती होंगी, उनको क्या लग रहा है? आप बताइए, आपकी किस रूप में देख रही हैं बजट को? सबसे पहले मेरे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को बधाई देती हूँ। बहुत अच्छा कोरोना काल के बावजूद भी बहुत अच्छा बजट किए हैं। शिक्षा का पहले स्वास्थ्य के बात बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य में 35,000 करोड़ कोरोना वैक्सीन बनाया गया है और जल्द से जल्द पूरे भारतवासी को कोरोना वैक्सीन लगाया जाए। और 2,38,000 करोड़ शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया है। महिलाओं पर कुछ ध्यान दिया गया है कि नहीं? महिलाओं पर सोने, गोल्डन और सिल्वर पर ध्यान दिया गया है। वो उसका दाम कम होगा और हम लोग ज्वेलरी खरीद सकेंगे। महिलाएं मिली-जुली प्रतिक्रिया है। चांदी, इसके लिए क्या उपाय बजट में क्या समझ पा रही है महिलाएं? आशिया, अपना प्रश्न दोहराएंगे जरा। अनि, इन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए सोने चांदी में जो छूट, एक्साइज ड्यूटी कम किया जा रहा है उसमें, लेकिन आमदनी बढ़ाने के लिए क्या नजर आ रहा है इस बजट में कि रोजगार का सृजन हो? कैसे ये फायदा पहुंचेगा महिलाओं को? जब उनकी आमदनी बढ़ेगी तभी तो वो गोल्ड ज्वेलरी या सिल्वर ज्वेलरी खरीदेंगी। आमदनी के लिए क्या कुछ इस बजट में?
बिल्कुल। प्रीति जी, एक सवाल ये है कि मान लीजिए कि एक्साइज ड्यूटी कम कर दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ रोजगार भी छिन रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं, लोगों की सैलरी कम हो रही है। ये कोरोना काल का साइड इफेक्ट है। तो कैसे फिर खरीदेंगे सोने या चांदी भी अगर एक्साइज ड्यूटी कम भी कर देते हैं? ये एक सवाल। जैसा कि हमने आज के बजट में देखा है कि कोरोना काल के विपत्ति से उठने के लिए स्किल्ड भारत, आत्मनिर्भर भारत पर बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान दिया गया है। तो जब छोटे छोटे रोजगार घर घर बढ़ेंगे, खास करके हमारी बहनें घर घर पापड़ का, अचार का और जो भी छोटे छोटे रोजगार हैं वो बढ़ाएंगी और उसमें सरकार मदद कर रही है, तो नेचुरल है कि इस विपत्ति से हम लोग बहुत जल्दी उठेंगे। इस बजट से क्या ऐसे महिलाओं को मदद मिल पाएगी? कैसे, ऐसा लगता है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल। जब महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी, उनके स्किल्ड को, उनके गुणों को बढ़ाया जाएगा और तो नेचुरल है कि रोजगार पैदा होगा, आमदनी बढ़ेगा घर में और हम लोग बहुत जल्दी इस विपत्ति से निकल सकेंगे। आपको लगता है कि इस बजट से कुछ रिवाइव कर पाएगी पूरी जो महिलाएं या कोई भी पूरा जो इकोनॉमिक सेक्टर है हमारा? जैसे कि मैम कह रही थी कि आत्मनिर्भर भारत, तो ये आत्मनिर्भर भारत दिखता है आपको बजट में? आत्मनिर्भर भारत, हाँ, बजट में आत्मनिर्भर भारत के लिए काफी बड़ा हिस्सा निकाला गया है। और अगर लोगों को, जैसे हम देखते हैं कि छोटे छोटे लोन्स दिए जा रहे हैं, तो बेसिकली खाली एम्प्लॉयमेंट इज नॉट ओनली नौकरी, राइट? आप नौकरी से अलग हट के अपना कुछ खुद का काम भी कर सकते हैं। तब ना हमारे अपने छोटे छोटे इंडस्ट्रीज बनेंगे, हम लोगों को फॉरेन से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे चाइना से एक्सपोर्ट को बंद किया गया है, तो आखिर उस कमी को भरने के लिए हम लोग को इंडिया में तो उस चीज को शुरू करना पड़ेगा ना। तो आत्मनिर्भर भारत में मेरे हिसाब से सब लोगों को कुछ छोटे छोटे अमाउंट दिए जाएंगे कि आप अपना कुछ काम शुरू करिए और जो हमारे डे टू डे जो कमियां हैं, जो हम बाहर से एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, उसको कवर अप कर सके। सबसे बड़ी जो चैलेंज है महिलाओं के समक्ष वो है उनकी सुरक्षा की। जिस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, आपको लगता है कि इस बजट में महिला सुरक्षा पे कोई खास बात की गई है? हाँ जी, बिल्कुल। इस बजट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आती है कि बहुत सारी कंपनियां नाइट शिफ्ट में औरतों को काम नहीं करने देती थी। इस बजट में उनको एक प्रॉपर तरीका से उनको अब अलाउड है कि सारे जो कंपनियां हैं, हर औरत को नाइट शिफ्ट में काम करने दिया जाएगा और उनको पिकअप और ड्रॉप डाउन की भी सुविधा दी गई है। और उनके लिए स्पेशली साफ टॉयलेट, डिफरेंट मेंस और वुमेन्स टॉयलेट पे ध्यान दिया गया है, सैनिटाइजेशन पे ध्यान दिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि एक छोटा से छोटा सैनिटाइजेशन से लेकर के सिक्योरिटी तक का पूरा महिला को कवर किया गया है। तो आपके पास बढ़ने की अब बहुत सारे मौके हैं। अब आप नहीं बढ़िएगा तो फिर कुछ तो हम में ही कमी रह जाएगी। ये सवाल उठता है कि बहुत अच्छी अच्छी बातें हम बजट में हर साल देखते हैं, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी में आते हैं, जमीनी धरातल पर, तो कुछ भी नहीं दिखता है। अब जैसे सुरक्षा की बात कर ले, अगर बजट में पैसे डाल भी दे तो लॉ एंड ऑर्डर या महिलाओं पर जब हम आते हैं तो सुरक्षित नहीं हो पाती हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए सर? थोड़ा साइकोलॉजी भी है, महिला खुद भी डरी रहती है कि हो सकता है सुरक्षा नहीं है। तो हम लोग को मेरे हिसाब से पहले इस चीज को बताना चाहिए सबको कि आपको क्या क्या सुरक्षा प्रोवाइड किया गया है। बजट में बोल दिया जाता है, लेकिन क्या एक घर ही घर एक छोटी छोटी जो एक नॉर्मल स्टूडेंट जो +2 पास की है या ग्रेजुएट है, उसको कोई आइडिया होता है इस बात का कि उसके लिए कितनी सुरक्षा दी गई है? तो हमारे जो मीडिया है उनको जो ये सारे पॉइंट्स है, छोटे छोटे पॉइंट्स, वो सब तक अच्छे से पहुंचाने चाहिए, न्यूज़पेपर के द्वारा या मैगजीन्स के द्वारा या सोशल मीडिया साइट्स के द्वारा। तो लोगों को जब जागरूकता आएगी कि हम जब ऐसा जा रहे हैं तो हम सुरक्षित हैं, तो लोग जाएंगे ही ना। चलिए, लोगों को यहाँ पे जानकारी, वहाँ भी रिएक्शंस ले लेते हैं। स्टूडेंट मौजूद हैं, अलग अलग एनालिसिस हो रहे हैं और किसी को ये बेहतर लग रहा है, किसी सेक्टर में बेहतर है तो किसी में कमी रह गई है। चैम्बर ने भी जैसे कहा कि जीएसटी में उम्मीदें थी कि सरलीकरण हो, वो नहीं हो पाया। स्टूडेंट्स भी बोल रहे हैं कुछ खास नहीं हो पाया और शिक्षा पर ध्यान देना था। और किस तरह की प्रतिक्रियाएं वहां पर मिल रही हैं, क्या बातें कर रहे हैं और छात्र? देखिए आसिया, अभी जो हमारे साथ जो खड़े हैं ये छात्र, ये जो राजनीति का जो क्लास स्टार्ट होता है उसको एक पायदान ये ऊपर चढ़ चुके हैं। इसलिए ना सिर्फ छात्र हित की बात बल्कि देश के जुड़े हुए जो तमाम इश्यूज हैं उसकी भी चर्चा कर रहे हैं। मैं बात कर रहा था, एबीवीपी के छात्र अमन हमारे साथ हैं, इनसे जुड़ेंगे। अमन, जो चाहत थी, जो सोच थी छात्रों को जो हायर एजुकेशन के मामले में केंद्र सरकार कुछ विशेष फोकस करेगी इस बजट पे, लेकिन वैसा दिखा नहीं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? भैया नमस्ते। सबसे पहले बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिख तो रहा है, एकलव्य जो विद्यालय खुल रहे हैं वो आदिवासियों के लिए खुल रहे हैं 750,
और हमारे झारखंड राज्य में आदिवासियों भाई बहनों की जनसंख्या ज़्यादा है और लेह जैसा एक केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे आप देख चुके हैं कि आदर्श विश्वविद्यालय खुल रहा है, तो अपेक्षा कैसे नहीं है। केंद्र सरकार की ये बजट बहुत ही सराहनीय है। अभी समीर ने आरोप लगाया कि 21 मार्च तक, इस मार्च तक बहुत सारे 150 स्कूल कॉलेज खुल जाने थे, वो अभी तक कहीं पता नहीं है। फिर तो वो घोषणा वाली ही बात रह जाएगी। राज्य में सरकार है, राज्य सरकार का भी कुछ दायित्व होता है, वो निर्वाह कर सकते थे। तो केंद्र सरकार तो बोली कि मार्च तक खुल जाना है, तो अब राज्य सरकार के हाथ में है ना, वो खोले ना, केंद्र को अपना प्रस्ताव भेज सकते हैं ना। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आरोप आप मनगढ़ंत आरोप लगा सकते हैं, लेकिन वो चीज़ तो आपको चलाना, सरकार तो आपकी है, आप चलाइए। सरकार केंद्र सरकार से मांगिए, वो देंगे। ऐसी नहीं है कि आपको नहीं देने की। घोषणा केंद्र सरकार की ओर से ही किया गया था, राज्य सरकार को इसमें क्या करना है? केंद्र की योजनाएं हैं, वो तो केंद्र को ही देखना है। केंद्र को देखना है तो केंद्र तो देख लिया ना कि कोरोना जैसे महामारी पे हम लोग ने विश्व में सबसे पहले टीका लेके आया। तो विपक्षियों ने तो आरोप लगाया था कि ताली थाली बजवा दिया, लेकिन कोरोना वैक्सीन का आया, विश्व में सबसे पहले हमने कोरोना वैक्सीन लाके दे दिया। लेकिन इसको बजट, चुनावी बजट माना जा रहा है। बंगाल पे बहुत फोकस है, केरल पे, असम पे बहुत फोकस है। समीर, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो अभी आदिवासी क्षेत्र की बात कर रहे हैं हमारे मित्र, मैं बताना चाहूँगा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आदिवासियों के लिए कुछ विशेष दिया नहीं गया सरकार की तरफ से, साथ ही ना ही अल्पसंख्यकों के लिए दिया गया, ना ही छात्राओं के लिए दिया गया है। विशेषकर इनका फोकस ही बंगाल चुनाव पर, जैसे आपने कहा। और कम से कम ये घोषणा की सरकार है, जुमलेबाज सरकार है, 2 करोड़ रोजगार की बात कर चुकी है, हम लोग सुनते आए हैं। कम से कम हम लोग जैसे छात्र जो तैयारी भी कर रहे हैं, कम से कम उनको ये घोषणा कि रोजगार देंगे, वही कर देती। रोजगार तो ये दे नहीं पा रही है, ना ही रोजगार की बार किसी तरह की चर्चा हुई है। तो रोजगार ही दे दी, घोषणा ही कर दी जाती तो कम से कम हम लोग संतुष्ट हो जाते कि चलो घोषणा सुनकर भी हम लोग खुश रहते हैं। लेकिन रोजगार की बात होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई है। ये सरकार शिक्षा नीति में, शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में पूरी तरह विफल रही है पिछले 6 सालों से, और आगे भी विफल रहेगी। ये आरोप है आसिया, जो सरकार पूरी तरह से शिक्षा को क्षेत्र के, जिस तरह सभी सेक्टर को में निजीकरण का ये प्रयास कर रही है, शिक्षा के क्षेत्र को भी, शिक्षा को भी प्राइवेट हाथों में देने जाएगी। और ये इसके बाद ये इनका जो नया क्षेत्र, जो नया जो एरिया, जो नया जो समय स्टार्ट होता है, उसमें जो नियोजन की जो बात इन्होंने कही, जो सिर्फ घोषणाएं हुई है, लोगों को, युवाओं को भी इसमें छलने का काम किया गया। तो ये कुछ छात्र संगठन और छात्रों के नेता हैं हमारे साथ आसिया, जिनकी ये प्रतिक्रिया है कि केंद्र सरकार, हालांकि है तो मिली जुली प्रतिक्रिया, जो सरकार के समर्थित दल के हैं, वो उनका मानना कि बेहतर है, जबकि इनका जो जेएमएम और कांग्रेस से जुड़े हुए जो छात्र संगठन के नेता है, वो उनकी तो इस आलोचना भरी इस बजट को लोग जनहित के खिलाफ ही बता रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया अरुण इस तमाम बातचीत के लिए, प्रतिक्रियाएं दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अन्य आपका भी शुक्रिया तमाम चर्चा में शामिल रहने के लिए। तो अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, वो चाहे महिला वर्ग से हो, छात्रों से हो, या फिर उद्योग घरानों से हो, अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। मिला जुला बजट इसे लोग कह रहे हैं, किसी सेक्टर्स में काम है तो किसी में उम्मीदें थी और वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई, तो एक तरह से मिला जुला बजट इसे माना जा रहा है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बने रहिए खबरों के लिए न्यूज़ 11 भारत के साथ।